क्लास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर आज जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यानी कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम का मेन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, आपने कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं और उन कीवर्ड्स की जो अरेंजमेंट है उस कीवर्ड्स की जो आप कह सकते हैं सीक्वेंस है वो क्या क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको देता चलूँ। इसके बाद फिर हम जो मेन जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है या उसका जो फॉर्मेट है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सोर्स कोड बनता है और सोर्स कोड हम क्या करते हैं, कंपाइलर को देते हैं। और हमें इसके बाद की जो कहानी है वो हमें पता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन एक जो मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंपाइलर के अंदर भी क्या होता है कि एक असेंबलर होता है जो क्या करता है, बेसिकली कंपाइलर जो हाई लेवल प्रोग्राम आता है उसके पास उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये बात आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर नहीं पढ़ी होगी, उसमें हमने यही आपको बताया था कि कंपाइलर सीधा फिर वो आगे ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल फिर लिंकर के पास जाती है, लिंकर फिर उसकी एग्जी फाइल बनाता है और देन सो ऑन काम चलता रहता है। ऐसे एक जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया रफली बता रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बल्कि जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को या हाई लेवल जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको कन्वर्ट करता है असेंबली कोड के अंदर। अब असेंबली कोड के लिए आपको पता है कि वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उसके लिए जो ट्रांसलेटर है उसका नाम क्या है, असेंबलर है। तो क्या किया जाता है, असेंबली कोड फिर असेंबलर को असाइन किए जाते हैं। असेंबलर फिर क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल के। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है ना, ये अभी भी इस काबिल नहीं होती कि जो हार्डवेयर है या जो मशीन है इसको डायरेक्टली रन कर सके। ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो आगे ऑनवर्ड लिंकर को दी जाती है। लिंकर क्या करता है, उसके साथ जो नेसेसरी इक्विपमेंट जो भी काम करना होता है वो लिंक करता है। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट हेडर फाइल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया था उनको लिंक आउट करता है और लिंक आउट करने के बाद जो आखिरी टच होता है वो क्या करता है, फिर मशीन कोड वाली एक जो फाइल है उसमें कन्वर्ट कर देता है। और फिर इस तरह आपकी जो मशीन एग्जी फाइल बनती है। और एग्जी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि डायरेक्टली रन हो रही होती है। तो ये मेन कंसेप्ट देने का मकसद क्या था कि आपको पता चले कि जो आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर कोडिंग करते आ रहे हो उसमें भी जो कंपाइलर यूज़ करता है वो भी डायरेक्टली सीधा मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि कंपाइलर के अंदर भी असेंबलर होता है। क्योंकि कंपाइलर असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है आपका सोर्स कोड, इसलिए फिर हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। और फिर असेंबलर फिर आगे से ऑब्जेक्ट फाइल और फिर लिंकर आता है, लिंकर फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर लोडर आता है, फिर लोडर उठा के उसको रैम में पुट करता है और आपकी इस तरह फाइल रन हो रही होती है। होप सो ये जो आपको कंसेप्ट है मेन इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है देन उसके लिए आप लोग लिखोगे डॉट मॉडल। डॉट मॉडल के बाद आप कुछ इसकी जो टाइप है वो डिफाइन करोगे। अभी मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, उसको मैं बाद में बात करता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं, आप उसके लिए क्या क्या यूज़ करोगे। लेकिन मेन स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डॉट मॉडल लिखना है। अब डॉट मॉडल क्या चीज़ है ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिफाइन करता हूँ डिटेल के साथ। डॉट मॉडल, इसके बाद आप लोग लिखोगे डॉट स्टैक 1000 लिखोगे। ये बेसिकली यहाँ पे जो स्टैक है उसको डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करोगे। और इसके बाद हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपका जो भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर होगा उसमें दो चीज़ें मस्ट होंगी, एक डाटा और एक उसका कोड। तो आप सबसे पहले डाटा को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, डॉट डाटा। देन फिर आप लोग क्या करोगे कि इसमें आप लोग डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो नेक्स्ट जो आन लेक्चर्स होंगे उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। और फिर इसके बाद डॉट कोड लगाना है। डॉट कोड बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम की बॉडी है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे और लास्ट में आपने क्या करना है, एंड मेन कर देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखोगे उसके अंदर सबसे पहले आप लिखते हैं डॉट मॉडल, इसके बाद
अगर स्टैक यूज़ कर रहे हो, स्टैक ऑप्शनल है, स्टैक यूज़ कर रहे हो तो स्टैक यूज़ करोगे, डॉट स्टैक लिखोगे, और उसकी जो स्पेस है, उसकी जो विड्थ है, उसका जो साइज़ है वो आप मेंशन करोगे। मैंने यहाँ पे 100 मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद आपने डॉट डाटा लगाना है, और डॉट डाटा में आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो। और इसके बाद डॉट कोड लगाना है, और लास्ट में आपने क्या करना है, एंड मेन कर देना। ये था आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम को लिखने का एक फॉर्मेट है। अच्छा, जब भी आपने कोड लिखना है, कोड में के अंदर प्रोग्राम वर्ड लिखना है, तो कोड के अंदर भी आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं। तो अगर सबसे पहले आप लिखोगे मेन, देन जो ब्लू कलर का जो प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने प्रोसीजर का नेम लिखना है, और फिर आपने इनको बंद करने के लिए क्या यूज़ करोगे, मेन एंड पी। तो ये एक जो प्रोसीजर डिफाइन करने का तरीका है, जिसमें आप लोग क्या करोगे, मेन लिखोगे, देन नेम ऑफ द फंक्शन लिखोगे, उसको क्लोज कैसे करना है, मेन एंड पी कर देंगे। नेक्स्ट आप डिटेल में बात करते हैं कि मॉडल क्या है, स्टैक क्या है, डाटा क्या है, कोड क्या है, ठीक है, और प्रोसीजर्स क्या हैं, इस पर अभी हम डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली जब हम मॉडल की बात करें तो इस जो डॉट मॉडल है, इसको हम बोलते हैं मॉडल डायरेक्टिव। ये रैम के अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी स्पेस कंज्यूम करेगा, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब भी आपने असेंबली प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ें मस्ट आपने प्रोवाइड करनी होती हैं। यहाँ उस असेंबली प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ों के लिए आपने स्पेस डिफाइन करनी होती है। एक डाटा होगा, एक आपका कोड पोर्शन होगा। जो डाटा पोर्शन है उसमें आप लोग डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करोगे, डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और जो आपका कोड पोर्शन है जिसमें आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर करके उसमें कोड लिखोगे, वो क्या है, आप यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो एग्जीक्यूट करोगे। यानी कि वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने पे डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करेंगी, डिफरेंट काम टास्क प्रोवाइड करेंगी, परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन आपने कोड वाले पोर्शन है, कोड वाले फॉर्मेट है, कोड वाले जो ब्लॉक है उसमें डिफाइन कर देनी है। अब बात आती है कि किस तरह हम मॉडल के अंदर जो स्पेस है वो डिफाइन करते हैं, डाटा के लिए भी और कोड के लिए भी। तो उसके लिए सी असेंबली लैंग्वेज ने आपको डिफरेंट एक जो समझ लें कि फॉर्मेट दिए हुए हैं, डिफरेंट कीवर्ड दिए हुए हैं। आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा और अपने कोड का जो पोर्शन है मेमोरी के अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले जो कीवर्ड है वो क्या है, टीनी है। इसके बाद सेकंड वन है स्मॉल है, थर्ड वन है आपका मीडियम, और जो फोर्थ वन है वो है कम्पैक्ट, और जो फिफ्थ वन है वो आपका लार्ज है, और जो आपका सिक्स वन है वो ह्यूज है। ये तीन तरह के कीवर्ड्स हैं, तीन तरह के ये जो मॉडल के आगे हैं, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डाटा और अपने कोड के लिए जो स्पेस है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, वो डिफाइन कर सकते हैं। अब टीनी, स्मॉल, मीडियम, कम्पैक्ट, लार्ज, ह्यूज, इन दोनों में सारों में फ़र्क क्या है, इस पे बात करते हैं अभी। जब हम टीनी की बात करते हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैंने अपने कोड और डाटा के लिए, मेरा प्रोग्राम छोटा है और मैंने अपने कोड और डाटा के लिए लेस देन 64 KB स्पेस कंज्यूम करनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट मॉडल और देन टीनी लिखूँगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे कोड के लिए भी 64 KB हो, ठीक है, और मेरे डाटा के लिए भी 64 KB हो, यानी कि अलग अलग दोनों पोर्शन के लिए मैं अलग अलग 64 KB कंज्यूम करना चाह रहा हूं। देन आई विल राइट डाउन द डॉट मॉडल देन स्मॉल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं नहीं, जो कोड है वो डायनामिक साइज हो, यानी कि जितना मैं उसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन लिखूं तो वो उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने आपका जो साइज़ है वो मेंशन कर ले, मेंटेन कर ले, कि जो जो मैं इंस्ट्रक्शन लिखता जाऊँ वो उसी तरह मेमोरी का जो साइज़ है वो कंज्यूम करता जाए। तो फिर उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मीडियम। लेकिन यहाँ पे जो डाटा है उसके लिए आप लोगों ने 60, उसके लिए जो स्पेस है वो 64 या 64 KB से कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते।
लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आप चाहते हो नहीं नहीं, जो कोड है उसके लिए लेस देन 64 एंड 64 KB काफ़ी है, लेकिन जो डाटा है उसके लिए मुझे जो डायनामिक साइज चाहिए, मुझे उसके लिए जो जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता जाऊँ, डिफाइन करता जाऊँ, तो उसके लिए खुद बहुद जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ होती जाए, कंज्यूम होती जाए, तो फिर मुझे जो डॉट मॉडल का जो कम्पैक्ट है वो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि दोनों का जो साइज़ है कोड और डाटा का वो डायनामिक हो, यानी कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो जो प्रोग्राम बढ़ता जाए, जो जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन या वेरिएबल इंक्रीज होते जाएं, क्रिएट होते जाएं, डेवलप होते जाएं, डिक्लेयर होते जाएं, उसी तरह साइज़ भी आपको मिलता जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे? लार्ज यूज़ करोगे। अगर आप ह्यूज यूज़ करते हो तो उसका भी यही फॉर्मेट है, वो भी कोड और डाटा के लिए आप स्पेसिफिक जो मेमोरी है वो रिजर्व नहीं करेगा, बल्कि आपके प्रोग्राम के मुताबिक उसको इन्हांस करता जाएगा। तो ये थे डॉट मॉडल के कीवर्ड जिसको यूज़ करते हुए आप अपने प्रोग्राम के लिए मेमोरी जो स्पेसिस हैं उनको रिजर्व कर सकते हो, जिसमें टीनी है, स्मॉल है, मीडियम है, कम्पैक्ट है, लार्ज है और ह्यूज है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि डॉट मॉडल आपने साथ ज़रूर मेंशन करना है, इसके बाद टीनी, स्मॉल, मीडियम, कम्पैक्ट, लार्ज और ह्यूज में से कोई भी आप एक यूज़ करके अपने प्रोग्राम के लिए स्पेस रिजर्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैक। बेसिकली जो स्टैक है इसमें इसको हम बोलते हैं स्टैक डॉट स्टैक को हम बोलते हैं स्टैक सेगमेंट डायरेक्टिव्स। ये बेसिकली अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो स्टैक है उसको यूज़ करना चाह रहे हो, और स्टैक क्या है? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जो अपना डाटा सेव करते जाते हो, अपना डाटा रखते जाते हो, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लाइफो यूज़ करते हैं कि जो सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे पहले आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसमें जो सबसे ऊपर वैल्यू होती है, जो सबसे लास्ट में एंटर की जाती है, उसको हम टॉप वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉप वैल्यू हमेशा वही वैल्यू होती है जो सबसे एंड पे स्टैक के अंदर मूव करती है। तो इस तरह आप अगर अपने प्रोग्राम में स्टैक को यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर डॉट स्टैक के ज़रिए उसका साइज़ मेंशन करेंगे, और डॉट स्टैक के ज़रिए अपने प्रोग्राम में स्टैक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉट डाटा। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो डाटा का फॉर्मेट है, जो डाटा का स्ट्रक्चर है, जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, और इसको हम बोलते हैं डाटा सेगमेंट डायरेक्टिव्स, जिसमें आप लोग जैसे आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, इंटीजर ए, इंटीजर बी, फ्लोट ए, फ्लोट बी, तो इस तरह इस पोर्शन के अंदर आप लोग क्या करोगे कि अपने डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोड। कोड डॉट कोड जो सेगमेंट है उसको हम कोड सेगमेंट डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं, और ये भी मैंने रिसेंटली शेयर किया कि इसमें हम अपने प्रोग्राम की बॉडी यानी कि अपने प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखेंगे, ताकि अपॉन रनिंग जब वो एग्जीक्यूट हों तो वो इंस्ट्रक्शन रन होके कोई ना कोई काम या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन। अब ये जो मेन है ना, ये क्या है? एक आपको पता है कि आपका जो प्रोग्राम है डिफरेंट फंक्शंस के जरिए हम डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर वाइड मेन या इंटीजर मेन पढ़ा था, तो यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप लोगों ने कोई भी प्रोसीजर या फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है, देन उसके लिए आप मेन जो है कीवर्ड आप उसको यूज़ करोगे। एक और बात भी है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जो फंक्शंस हैं, मल्टीपल जो प्रोसीजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा करवा दिया तो काफ़ी है, नहीं। अगर आपकी नीड्स ज़्यादा हैं तो आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल प्रोसीजर अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कोई भी जो प्रोसीजर है उसको लिखना कैसे है? सबसे आपके पास लिखना है मेन, देन उसके बाद किसी जो भी फंक्शन या जो भी प्रोसीजर का नाम लिखना है वो लिखना है, और देन उसकी एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होगा वो कैसे इंडिकेट करवाना है? मेन लिख के देन एंड पी लिखेंगे। जो एंड पी है ये डिफाइन करेगा कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी या उसका साइज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स लिख के अपने प्रोग्राम की जो इन्हांसबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।